नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और आज बेहद खास चर्चा हम बजट को लेकर करने वाले हैं क्योंकि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लेकिन सेना को भी इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। सेना इस वक्त मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रही है और सेना के सामने कई चुनौतियां भी इस वक्त खड़ी हैं। चीन और पाकिस्तान की यारी इस वक्त काफी मजबूत हो रही है और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और भी कई चुनौतियां हैं, हथियार पुराने हो चुके हैं। 90 के दशक के जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल सेना कर रही है। वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन जो चाहिए होते हैं वो होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है, काफी कम है। उस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि काफी एयरक्राफ्ट खरीदे जाने की जरूरत है। और जिस हिसाब से चीन और पाकिस्तान एक साथ आए हैं और चीन खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसने दोनों मोर्चों पर भारत की चिंता बढ़ा के रखी है। तो क्या क्या उम्मीदें जो हैं भारतीय सेना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कर रही है, वो चर्चा हम करेंगे। एक्सपर्ट्स का पैनल मेरे साथ जुड़ेगा और उनसे जानेंगे, समझेंगे कि क्या क्या जरूरतें हैं भारतीय सेना की, तीनों सेनाओं की, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको पहले समझा देते हैं कि आखिरकार क्या क्या जरूरतें हैं। तो भविष्य की बड़ी खरीद की मांग जो है, वायुसेना को 114 विमानों की डील की जरूरत है। 114 विमान जो है भारतीय वायुसेना को चाहिए। आने वाले वक्त में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करना है। ये वायुसेना की बड़ी जरूरतों में शामिल है क्योंकि जंग जो है वो दोनों मोर्चों पर है भारतीय वायुसेना की। सेना को बड़ी संख्या में मालवाहक विमानों की आवश्यकता है ताकि सैनिकों और हथियारों को जो है इधर से उधर ले जाया जा सके। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के लिए नए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि वायुसेना और थल सेना के कई हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, उनको बदलने की जरूरत भी है। चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण बड़ी सैन्य खरीदारी की जरूरत है, लेकिन चिंता की बात कि चीन का बजट हमसे 4 गुना ज्यादा है। हाल ही में सरकार ने कई रक्षा सौदों पर मोहर लगाई है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। भारत की सैन्य शक्ति दुनिया में 4थे स्थान पर है और जीडीपी का तीसरे नंबर पे हम जो हैं वो बजट लगाते हैं सबसे ज्यादा अपनी सेना के ऊपर, लेकिन काफी ज्यादा कम है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट जो है भारत का है। तो आंकड़े, पुराने आंकड़े जो हैं क्या कहते हैं वो भी आपको बता रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। 2015 की बात करें 2,47,000 करोड़, 2016 में बढ़ोतरी होती है 3,41,000 करोड़, 2017 में 3,60,000 करोड़ और 2018 में 4,04,000 करोड़ पहुंच जाता है। तो ये आपको बता रहे हैं कि सैन्य बजट में किस प्रकार से मोदी सरकार आने के बाद बढ़ोतरी हुई है। 2019 4,31,000 करोड़, 2020 4,71,000 करोड़ और उसके बाद कोरोना आया और उसके बाद जो है बजट में थोड़ी सी कमी देखने को मिली। 4,48,000 करोड़ सरकार की तरफ से किया गया, जिसके बाद मोदी सरकार पर कई सवाल उठे क्योंकि उस वक्त एलएसी पर तनाव था और आज भी एलएसी पर तनाव है। और अब मांग की जा रही है कि सेना मांगे मोर। तो सेना मांगे मोर, लेकिन क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास इतना पैसा होगा कि वो भारतीय सेनाओं की, तीनों सेनाओं की मांगों को पूरा कर पाएंगी? तो इसी पे चर्चा हम करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारतीय वायुसेना को, भारतीय थल सेना को, नौसेना की क्या क्या जरूरतें हैं। क्योंकि मैं बड़े खास अहम पॉइंट आपको बता दूं तो इस वक्त मॉडर्नाइजेशन भारतीय सेना का हो रहा है। भारतीय वायुसेना में आपको बता दें कि स्क्वाड्रन्स की जरूरत है, नए फाइटर प्लेन की जरूरत है। इसी के साथ थिएटर कमांड बनाई जा रही हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाए जा रहे हैं, कोर खड़ा करने की बात की जा रही है। लेकिन क्या बिना पैसे के ये चीजें संभव हो पाएंगी? क्योंकि जो बजट में पैसा आता है वो तो पेंशन और सैनिकों को सैलरी देने में ही चला जाता है। तो इसी पे चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में। कर्नल टीपी त्यागी, जय हिंद सर आपको। कर्नल टीपी त्यागी को जय हिंद और कैप्टन अनिल गौड़ आपको भी जय हिंद।
और एयरफोर्स ऑफिसर्स अनुपम तिवारी भी मेरे साथ जुड़े हैं। आपको भी जय हिंद। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी, आपके पास आऊंगा। सबसे बड़ा अहम सवाल, रक्षा बजट 2021 में 4.78 करोड़, चीन का हमसे 4 गुना ज्यादा, 209 अरब डॉलर के आसपास। बड़ी चुनौती है, चुनौती एलएसी पर भी है, चुनौती बजट की भी है सर। देखिए, टोटल अमाउंट के हिसाब से जी ऐसा लगता है कि ये बड़ी चुनौती है, लेकिन बड़ी चुनौती है नहीं। अगर आप देखें तो चीन का जो रक्षा बजट है वो उनकी जीडीपी का 3% से कम है, यानी कि करीब 2.5%। जी। और अगर आप हिंदुस्तान का रक्षा बजट देखें तो वो भी उसकी जीडीपी के करीब 2.4% है, यानी कि जीडीपी का करीब करीब 2.45% चीन का है और इतना ही हिंदुस्तान का है। तो ये जो चुनौती है ये बड़े अमाउंट में बताई जाती है। अब बड़े अमाउंट में उनके लिए 14 देश हैं जिनके साथ उसे अपने संबंध बनाने हैं या संघर्ष करना है, जबकि हमारे सामने 2 ही देश हैं। लिहाजा इसको हम बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानते। लेकिन ये बात सच है कि हमारा रक्षा बजट जो 2016 और 17 में था, आज वो करीब 4% कम हो गया है। उस समय का जो रक्षा बजट था वो आज का जो रक्षा बजट है वो करीब आपने बताया 4.78 या यूं कह सकते हैं करीब 5 लाख करोड़। हमने डिमांड की थी 6 लाख करोड़ की, हमको मिला 5 लाख करोड़ रुपए। लेकिन ये जो 5 लाख करोड़ मिला ये 2016-17 के मुकाबले करीब 4% कम मिला, क्योंकि उस समय ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 18% था। अब ये परसेंटेज में देखने में लगता है कि साहब 4 साल पहले 18% था, आज 14% हो गया। क्यों हो गया? अगर आप देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का तो बेशक 14% है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये 25% है। गवर्नमेंट के टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का आज जो 2021-22 का बजट करीब 25% है, क्योंकि उसके अंदर आते हैं खरीद फरोख्त। आज आवश्यकता के अनुसार आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती, और ये भी ना समझा जाए कि केवल आर्म्स एंड एम्युनिशन या आईएनएस विक्रांत के ऊपर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर या हमारे लिए एक्सेप्शनल टैंक और आर्टिलरी और हॉविट्जर्स का मोबिलाइजेशन यही जरूरी है। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले सालों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर 4-5 सालों में बना है जो 2012 में बन के तैयार हो जाना चाहिए था। उस समय के टाइम का बचा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर अब बनाया गया। तो अब डिफेंस बजट के ऊपर बढ़ना चाहिए, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी भारी चुनौती हमको दिखाई नहीं देती। अगर ये 15-16% पे भी मेंटेन कर लिया जाए तो वी विल बी एबल टू कैरी ऑन। जी चलिए, मैं आता हूं के पास। कैप्टन अनिल गौड़, एलएसी पर विवाद खत्म नहीं हुआ है, और जिस प्रकार से चीन पाकिस्तान की खुलकर मदद कर रहा है, हथियार दे रहा है, पनडुब्बियां दे रहा है, DF-17 मिसाइल तक देने को तैयार है। अब आप क्या देखते हैं? चुनौती तो बढ़ रही है सर एलएसी पर और एलओसी पर भी। राजेश जी, बात बिल्कुल सही है। देखिए, हिंदुस्तान के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो गई हुई है जी, क्योंकि चीन ने जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को बल्कि अपना एक 5th प्रोविंस के हिसाब से वो देखते हुए वो उसको पूरे हथियार वगैरह दे रहा है। और आप ये देखें कि अपनी तरफ से अगर आप देखेंगे चीन कम करेगा, अब पाकिस्तान को वहां से उत्साहेगा करने के लिए। दूसरा, उसने उसको पनडुब्बियां भी दी हैं, उसको शिप्स भी दे रहा है, और वो आपका जो सी फेयर जो सी लेन्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास नेवी इतनी मतलब सक्षम नहीं है कि हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके, पर चीन उसको वो देगा और वो वहां से सक्षम बन जाएगा। तो एक तरफ से घेराबंदी जो है हिंदुस्तान की वो चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है हमारे, जब हम डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। अफसोस की बात यह है कि जो पिछली सरकारें गई यूपीए 1 और 2 में, उसके अंदर जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और साथ में जो प्रोक्योरमेंट वगैरह है वो सारा का सारा रुक गया हुआ था।
और क्योंकि स्कैम्स आपको पता ही है, जितने स्कैम्स हुए हैं उसकी वजह से सब कुछ रुक गया हुआ था। तो एक बड़ा गैप आ गया बीच के अंदर। अब उस गैप को कवर करने के लिए आपको जाहिर है आपको पैसे तो चाहिए, क्योंकि आपके पास अपनी जो प्रोडक्शन है वो भी पूरी नहीं हुई। अब जाके आप देखिए 2000, ये अभी मैं कहूंगा ये जो इस 2014 के बाद में जो आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और आप अपने जो प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, तो वो उसको लगेगा टाइम। ये चीजें क्या होनी चाहिए थी, ये पिछले 20 साल पहले होनी चाहिए थी। तो अगर वो हो जाती तो आपका पैसा जो है, यही पैसा आपके लिए बहुत फायदेमंद होता, क्योंकि आपको बाहर के मुल्कों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बाहर खर्चने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अब क्योंकि नहीं है आपके पास, इसलिए आपको इसको पूरा का पूरा करना ही पड़ेगा। पर इसके लिए अब गवर्नमेंट ने एक चीज की है कि देखिए डिफेंस बजट जो है वो उन्होंने जैसे का तैसा रखा, वहां पे जो भी किया, पर एक साथ में उन्होंने एक इमरजेंसी पावर दे दी तीनों चीफ्स को जी, 500 करोड़ तक की पावर दे दी उन्होंने कि भाई आप जो है, और ये वन टाइम नहीं है, ये रिवॉल्विंग फंड एक दे दिया उनको कि आप अपनी जो है जरूरत जो है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो है, आप ये 500 करोड़ तक का आप परचेजिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब चीन लद्दाख के अंदर घुसा तो एकदम एक ऐसी चीज पैदा हो गई हिंदुस्तान के लिए कि वो एक हम ना एक तरफ से कहीं फिर वही 62 वाली बात ना आ जाए। तो इसीलिए अब आप देखिए, एक मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं, अभी हाल ही में अभी मेरे हिसाब से अभी आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि 100 वज्रा जो है वो उसका ऑर्डर फिर दे रहे हैं, जो ऑर्डर अभी उसका अभी देना नहीं था उन्होंने, पर वो उसका ऑर्डर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा है कि हमें जो है अपनी जो हमारी माउंटेन रीजन्स में है, हमें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी चाहिए ही चाहिए, इसलिए उसको वो कर रहे हैं। तो ये जो बातें चल रही हैं, पर हाँ जब आप कहते हैं पैसा जो ओवरऑल आपके पास है कि आपने अगर उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कैसे करना है, आगे के 20 साल के लिए कैसे करना है। जैसे अभी आप देखिए नेवी को एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, थर्ड जरूरी है। एयरफोर्स को अपने जहाज चाहिए चाहिए। आपका एलसीए जो है वो अभी बन रहा है, वो बनते बनते बनेगा, पर आपको इमीडिएटली जरूरत है उसकी। साथ में आपको फौज के लिए जो है, जो उसको वहां की चीजें चाहिए वो आपको अभी चाहिए। तो पैसा आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब तक आप इसके अंदर पैसा नहीं निकालेंगे डिफेंस बजट के अंदर, उसी हिसाब से तीनों चीफ्स की सलाह के हिसाब से नहीं करेंगे, तो ये जो है आगे वाले आने वाले दिनों में आपको फिर प्रॉब्लम पड़ेगी। फिर आ जाएगी बात, देखिए कि भाई हमारे पास क्या है और पाकिस्तान और चीन के पास क्या है और हम कैसे कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, अफसोस की बात यह कि हमारे देश में क्या होता है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं चलता, बीच में क्या है रुक जाता है। और अब ये जो सरकारें बदलती है ना जनाब, तो सोच भी बदल जाती है। मैं आता हूं आपके पास, अनुपम तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी, मैं आता हूं आपके पास। अनुपम तिवारी, 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन 24 से भी कम के आसपास स्क्वाड्रन है, और कहा जा रहा है कि 114 और विमानों की फिलहाल भारतीय वायुसेना को जरूरत है। लगातार भारतीय वायुसेना जूझ रही है मॉडर्नाइजेशन से, मिग-21 उड़ा रहे हैं पायलट, और पिछले साल भी काफी ज्यादा हादसे हुए हैं। तो क्या उम्मीदें भारतीय वायुसेना के लिहाज से आप देख रहे हैं इस वक्त? देखिए राजेश, अगर रियलिस्टिक अप्रोच को अगर हम देखें तो हकीकत यह है कि हमको 45 स्क्वाड्रन्स की आवश्यकता है जी, अपने दोनों फ्रंट्स को संभालने के लिए जी। और सरकार ने हमको ऑथराइज किया हुआ 39.5 स्क्वाड्रन्स के ऊपर जी। अब समझिए हम अपनी रियलिटी से पहले ही पीछे आ चुके हैं, और उसमें भी आज दुर्भाग्य है कि हमारे पास 39.5 के भी केवल एक चौथाई के आसपास वो किन्हीं वजहों से उड़ नहीं पा रहे हैं, और जैसा आपने बताया 24 स्क्वाड्रन के आसपास जो है आज हमारी सर्विस दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप अचानक नहीं आया, ये गैप सबको पता था कि ये आएगा, क्योंकि अभी हम उस फेज से भारतीय वायुसेना गुजर रही है जबकि जो पुरानी फ्लीट है वो बुढ़ी होती जा रही है, और उसके बुढ़ापे की वजह से आपको आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि ये एक्सीडेंट प्रोन फ्लीट हो चुकी है, जो मॉडर्न जमाने के हिसाब से अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही है। और अब उसकी जगह लेने के लिए जो नए एयरक्राफ्ट चाहिए, उन एयरक्राफ्ट के परचेज में देरी हो रही है, और उतनी तेजी से जिस स्पीड से फ्लीट पुरानी हो रही है उस स्पीड से नए एयरक्राफ्ट नहीं आ पा रहे हैं। हमने 36 राफेल का देखा, 36 राफेल आ रहे हैं, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, लेकिन कभी आप ये सोचिए कि ये 36 राफेल युद्ध की भूमिका में कैसे आ पाएंगे। इन 36 राफेलों को आप मैक्सिमम करके एक न्यूक्लियर डिटरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं।
आप इनको ऑल एंड आउट अटैक के ऊपर कभी इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। ये पाकिस्तान को और चीन के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को देखते हुए एक योग्य एयरक्राफ्ट है, जो कि उनको डरा करके रखेगा कि भाई भारत को जब भी ऐसा लगेगा कि न्यूक्लियर अटैक करना है तो उसके पास एक कैपेबिलिटीज है। हमारे पास जो एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी ताकत सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है, उसकी भी कुछ अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि वो चौथी जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और चौथी जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो आज की बदलती हुई पीढ़ी में, यानी 5th जनरेशन की जब हम बात कर रहे हैं और 5th जनरेशन के आगे की बातें कर रहे हैं, तो वहां पर वो उनके समकक्ष बैठ ही नहीं सकता है। हाँ, 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट से अगर उसका मुकाबला हो जाए तो आज दुनिया में उसकी बादशाह है सुखोई 30 MKI की। इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमको रियलिस्टिक अप्रोच में देखना पड़ेगा और बहुत ही समझदारी से निर्णय लेने पड़ेंगे। आपको बजट के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप सच्चाई से मुंह नहीं चुरा सकते हैं। आपको इसके ऊपर बजट एलोकेशन करना पड़ेगा। और सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं राजेश जी, हमारी एयरफोर्स को बहुत सारी चीजें चाहिए। हमारी एयरफोर्स को रडार चाहिए, हमारी एयरफोर्स को एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स चाहिए, जिनके ऊपर काम हो रहा है और जिनकी संख्या अभी आज की जरूरतों को देखते हुए काफी कम है। बिल्कुल, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। और इनके ऊपर ये बार बार ये कह देना कि भाई बजट हमने बढ़ाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हकीकत है कि पिछले साल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा था वो 18.5% बढ़ा था उसके एक साल पहले के मुकाबले। यानी कि फुल फिगर्स में बजट आपको कम लग सकता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा था और उसमें से भी एयरफोर्स को एक बड़ा चंक दिया गया था। लेकिन उस चंक को यूटिलाइज भी तो करना पड़ेगा। उस चंक को, उस बजट एलोकेशन वाले पार्ट को आपको हकीकत में बदलना तो पड़ेगा, उसको एयरक्राफ्ट में या डिफरेंट सिस्टम्स पे लाना पड़ेगा। आप नेवी की बात कर ले, आप एयरफोर्स को अगर साइड रखें, नेवी की अगर हम क्षमता को देखें या नेवी की जो चाहत है, नेवी चाहती है कि 170 शिप्स को वो समंदर के ऊपर लेके आए और वो 170 के डिफरेंट टाइप के शिप्स होंगे और वो सारे शिप्स नेवी के पास होंगे। भगवान जानता है ये कब होंगे, कोई नहीं जानता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो बदलनी चाहिए और सरकार को भी इसके ऊपर संजीदा होना चाहिए। चलिए, मैं आऊंगा, फिर आपके पास आता हूं। कर्नल टीपी त्यागी, जब CDS रावत थे और पिछले 1-2 सालों से थिएटर कमांड की चर्चा बहुत जोरों से थी, साथ ही कहा जाता इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की बात जोरों से चल रही थी और ना जाने कौन कौन सी बातें सामने आ रही थी, लेकिन इन सब चीजों के लिए पैसे की जरूरत होगी और ये वित्त मंत्री, जो कि रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, उन्हें चीजें अच्छे से समझ में होंगी इस वक्त। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स और थिएटर कमांड, इंडिपेंडेंट थिएटर कमांड, ये कुछ नई नहीं बननी है। ये एग्जिस्टिंग फॉर्मेशंस के अंदर ही एमलगमेशन करके एक को दूसरे के साथ मिला के और टीथ टू टेल रेशो को कम करके बनाने का प्रस्ताव था। फॉर एग्जांपल 1947 का सिपाही बगैर पढ़ा लिखा सिपाही था, तो उन दिनों में कोर ऑफ एजुकेशन बनाई गई ताकि उसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दिखा दिया जाए। आज की तारीख में हर सिपाही एजुकेटेड है। कोर ऑफ एजुकेशन की आज अगर देखा जाए तो कोई आवश्यकता नहीं है और उसके हटाने से हमारी टीथ टू टेल रेशो बढ़ती है। और ये इस तरह के सुझाव की फौज की नफरी कम की जाए, लेकिन उसमें दांत ज्यादा पैदा किए जाए और उससे जो बचत होगी उस बचत को इस्तेमाल किया जाए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप और इंडिपेंडेंट थिएटर कमांड बनाने में। अब एक मैं बात बताता हूँ, क्या ये सच नहीं है कि हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों में 2 डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए गए, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में? क्या ये सच नहीं है कि जो हिंदुस्तान अपने डिफेंस का हर आइटम बाहर से खरीदता था, आज ऑलरेडी फिलीपींस को करीब 30,000 रुपए का ऑर्डर साइन हो चुका है हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का। और केवल फिलीपींस को नहीं, बहुत सारे इंडोनेशिया, वियतनाम इस लाइन में है, वो भी खरीदने वाले हैं। कभी सुना था किसी ने कि डिफेंस प्रोडक्टिव भी हो सकता है? डिफेंस के खर्चे को खत्म माना जाता था, उसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं होता था। आज प्रोडक्शन प्रारंभ हुई है, लिहाजा हमारे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात इनिशियली कि हाँ, डिफेंस बजट बढ़ना चाहिए, कम से कम 2.5 to 6% ऑफ GDP हो और कम से कम 18% गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर का हो और कम से कम 30% ऑफ
कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट का हो। तो बढ़ना तो जरूरी है, लेकिन ये कोई एक बहुत इमरजेंसी है, ऐसी सिचुएशन है, ये नहीं है। क्यों? क्या ये सच नहीं है कि हमारा मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन रशिया के साथ 2030 तक हो चुका है? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वही रशिया है जो हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता था, लेकिन अब चाहे असॉल्ट राइफल का मामला हो या T-14 टैंक का मामला हो या ये क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का मामला हो, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, आत्मनिर्भरता है, हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे, उसका प्रॉफिट कुछ रशिया को भी मिलेगा, कुछ इंडिया को भी मिलेगा। यानी कि डिफेंस ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ये एक स्थिति पिछले 70-75 साल के बाद अब आई है, और इनको यूज करते हुए हम एकदम गवर्नमेंट के ऊपर ये कहें कि नहीं साहब आप हमको 50% कर दीजिए, ये भी उचित नहीं होगा। क्या मैं पूछता हूं कि क्या एयरक्राफ्ट कैरियर या क्या 20 स्क्वाड्रन ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट, क्या ये सब एक साल में खरीदे जा सकते हैं या 2 साल में खरीदे जा सकते हैं? ये एक फेज एक्सपेंडिचर है, और फेज एक्सपेंडिचर के लिए एक मामूली सी बढ़त 18% के करीब ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर मैं समझता हूं सफाइस करेगी। एट द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर जो डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं है, वो ये समझती होंगी, एंड आई होप that there will be some increase in the defense outlay। जी कैप्टन अनिल गौड़, आप क्या क्या चुनौतियां देख रहे हैं? क्योंकि देश कोरोना संकट से निकल रहा है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी, वो पटरी पर आ रही है, तो क्या लग रहा है आपको इस बार भी थोड़ा कम होगा या बढ़ोतरी होगी बजट में? कुछ उम्मीदें? राजेश जी, बात यह है कि अब आज फाइनेंस मिनिस्टर के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि क्या वो डिफेंस बजट इंक्रीज करे या वो अपने जो लोगों को बचाने के लिए, देखिए आपको आज वैक्सीन जो है वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसका पैसा कौन दे रहा है? पैसा गवर्नमेंट दे रही है। वो पैसा कहां से आ रहा है? पैसा तो वही उतना ही है। आप एक हिसाब से सोच लीजिए, 100 रुपए आपके पास है, अब आप उस 100 रुपए में से आपने ये देखना है कि आपने देश के लोगों की जान बचानी है, आपने डिफेंस का जो है उसके ऊपर खर्चा करना है, आपने उसके जो प्रोडक्शन के लिए है उसके लिए करना है, या आपने ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए पैसा इस्तेमाल करना है, कहां पे आपने इस्तेमाल करना है पैसा। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर के आगे मैं कहूंगा बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। बट ये एक सबसे बड़ी चुनौती जो देश के आगे है वो है चीन और पाकिस्तान की, क्योंकि चीन जिस हिसाब से एक लगा हुआ है, आप देखिए 14 राउंड हो गए टॉक्स के अभी तक जी, और चीन अभी तक वहां से टच से मस नहीं हो रहा, और उसने जो पहले भी आपको किया है उसने वही किया जो 59 की क्लेम लाइन थी उसके ऊपर आपको ला खड़ा किया है। बिल्कुल, उसने आप पहले फिंगर 8 तक जो पैंगोंग में पेट्रोलिंग करते थे वो भी बंद कर दी है। ठीक है, आप जो मर्जी कर लीजिए, चीन अपना मनवाने के लिए वो लगा हुआ है, और वो उसको किसी भी हालत में करके छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुस्तान आज की तारीख में चीन के साथ अटैक करके उसको चीन को हरा नहीं सकता। ये एक बड़े सत्य की बात है। हाँ, हम अपने आप को डिफेंड जरूर कर सकते हैं, पर अगर आप कहें कि हम चीन के, क्योंकि चीन देखिए अगर वो करना भी चाहेंगे वो नहीं होगा, क्योंकि चीन का जो पहले तिब्बत का जो इलाका है इतना, वो हमारी जो कम्युनिकेशन लाइन थी इतनी बढ़ जाएगी कि हम हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, पाकिस्तान को जिस हिसाब से चीन हथियार दे रहा है और बाकी चीजें दे रहा है, वो पूरा दर्शा रहा है कि वो ये पिंसर मूवमेंट के लिए लगा हुआ है, क्योंकि उसने पाकिस्तान से भी जोर लगवा देना है, और इधर से जो अपना, चाहे वो लद्दाख का एरिया है, चाहे आपका मिडिल है, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश का है, उसने वहां कुछ ना कुछ करना ही करना है। तो हमें जो है अब आज फाइनेंस मिनिस्टर को एक चीज जो बड़ी जरूरी है वो ये देखना है कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी जो हमारी जरूरतें हैं उसको ओवरऑल प्लान करना पड़ेगा। हमें ये नहीं कि ईयर टू ईयर में नहीं, हमें ब्लॉक्स में लेना पड़ेगा कि हमने 5 साल नेक्स्ट 5 इयर्स में कहां से कहां हमारा जो डिफेंस का है, एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, आर्मी की रिक्वायरमेंट है, नेवी की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे पूरी करनी है। बिल्कुल, और उसके लिए बजट एलोकेशन जो है हर साल का
उसके लिए अलग से रखना पड़ेगा जी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है सर, पीछे पड़ गए। जी जी, समय कम होता जा रहा है। दूसरा जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, जो अभी कॉर्पोरेटाइजेशन किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया और बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इतना सामान बनाती थी कि वो ब्रिटिश आर्मी और सारे एलाइंस को दे रही थी। उसके बाद में हालत देखिए क्या हो गई है। तो अब जाके जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है हमारी, उसको भी हमें पूरा डंडा लगा के उनको पूरा प्रोडक्शन करें, ताकि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें। और हमारे पास सब कुछ है, स्टेज भी है, हमारे पास नो हाउ भी है, टेक्नोलॉजी भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, सब कुछ है, सब कुछ। सिर्फ हमें विल जो है वो विल आनी चाहिए। मैं आता हूं सर आपके पास, समय थोड़ा कम होता जा रहा है। अनुपम तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुपम तिवारी जी, दोनों सीमाओं पे खतरा है, चाहे बात एलओसी की कर लें, एलएसी की कर लें। दिल्ली में बैठे लोग या दिल्ली में बैठी सरकार भी तभी सुरक्षित है जब देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, यानी कि पैसा देंगे, हथियार आएंगे, सेना मजबूत होगी, देश मजबूत होगा। बिल्कुल तस्वीर साफ है। सर ने वैक्सीनेशन की बात कही है, तो मैं ये भी कह दूं, वैक्सीन भी तभी लग पाएगी जब सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, उसके बिना आप वैक्सीन भी नहीं लगा पाइएगा। तो आपको दोनों चीजों को पैरेलली चलाना पड़ेगा। आपको वैक्सीनेशन मैं समझता हूं सबसे जरूरी चीज है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको सीमाओं को अपने चाक चौबंद करना पड़ेगा। आपको दो तरफ से खतरा है, तो आपको दुगनी स्पीड से अपने आप को उन खतरों के लिए तैयार करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम 5 साल या 10 साल आगे की बात सोचेंगे और उसके ऊपर जाकर के हम प्लानिंग करेंगे। हमको आज के खतरे से निपटना है। जैसे मैंने कहा था, 36 राफेल खरीदे गए, तो वो 36 राफेल आपके किस यूज में आएंगे, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। वो सिर्फ पाकिस्तान और चीन को डराने का काम आ सकते हैं। आपके पास अटैकिंग पावर कितनी है? हम ये क्यों मान ले कि हम चीन से नहीं जीत सकते? मैं इस बात से कैप्टन गौर साहब से थोड़ा सा डिफर करूंगा। हम चीन से बिल्कुल जीत सकते हैं, क्योंकि जंगें सिर्फ ताकत से या उसकी जनसंख्या से नहीं जीती जाती है। हमारे पास कैपेबिलिटीज है और हम अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। मैं इस बात से थोड़ा सा असहमत होता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट कैप्टन गौर साहब, कि भारत और चीन के बीच में अगर मुकाबला हो जाए तो भारत निश्चित तौर पर चीन को हरा सकता है। समस्याएं कहां पे आती हैं? समस्याएं आती हैं जो हमारी पॉलिटिकल विल है। पॉलिटिकल विल कभी तो अपना चेहरा कुछ और दिखा और अगले दिन वो कहती है ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। मतलब इस तरह की जो कंफ्यूजन वाली स्टेट्स हैं, ये थोड़ा सा सेना को डिमोरलाइज करती हैं, और इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। एक क्लियर कट पिक्चर आपको बनानी पड़ेगी। आप बजट को आपको एलोकेट करना पड़ेगा। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि देश इस समय कोरोना से जूझ रहा है, ये हकीकत है, लेकिन उसके साथ साथ आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मजबूत करना चाहिए। आपको तमाम पिछली सरकारों को इसके ऊपर काम करना चाहिए था, और अगर आज ये हो रहा है तो ये माफ कीजिएगा, ये सरकार नहीं, ये आप और हम सब मिलकर के कर रहे हैं। इसमें हम किसी एक व्यक्ति को ना दोष दे सकते हैं, ना किसी एक व्यक्ति को हम बहुत क्रेडिट दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप 3 खास मेहमानों का, कर्नल टीपी त्यागी, कैप्टन अनिल गौड़ और अनुपम तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इस चर्चा में। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर, चमकौर साहिब और भदौर से चुनाव लड़ेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस ने जारी की है 8 और उम्मीदवारों की लिस्ट। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं सभी दल, लेकिन सीएम चन्नी 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे सीएम चन्नी, और चमकौर साहिब और भदौर से चुनाव लड़ेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो पंजाब विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, चरणजीत सिंह चन्नी सीएम जो हैं 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, चमकौर साहिब, भदौर से चुनाव लड़ेंगे सीएम चन्नी। तो वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।